नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम होमवर्क सीरीज का चौथा पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की अगर हम बात करें तो अतुल्य इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, ठीक है। और ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और पर्यटन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हमारे हो जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे हमारे पर्यटन मंत्री। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई, तो ये मिशन 2015 में स्टार्ट किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ये मंत्रालय जो है जिसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है ये है खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा। और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं चिराग पासवान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। न्यू दिल्ली या नई दिल्ली में कुछ और प्रमुख आयोजनों की अगर हम बात करें तो वो पहला आयोजन है 2+2 वार्ता। इसका भी आरंभ ये भी न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। एक है रायसीना डायलॉग, इसका भी आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। तीसरा है विश्व पुस्तक मेला, इसका भी आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। यानी वर्ल्ड फूड इंडिया, रायसीना डायलॉग, 2+2 वार्ता और विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम के द्वारा, तो यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना इसका हुआ है 1965 में। और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क में, ठीक। हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत का स्थान रहा है मानव विकास सूचकांक में 134। मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कितने हैं, इसके जो हैं वो 3 आधार हैं। 3 आधार में पहला आधार है आपका पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। दूसरा आधार है आपका जीवन प्रत्याशा। और तीसरा आधार है इसका शिक्षा, ठीक। मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया है, तो ये किया है त्रिपुरा राज्य ने। ब्रू शरणार्थी के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया है, तो इसको हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसको मंजूरी दिया है। शरणार्थियों की प्रतिमाह कितनी राशि उनको आवंटित किया जाएगा, तो ये राशि है 5,000 रुपये। 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है, सबसे शीर्ष पर इंदौर रहा है। और ये लगातार 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर है। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी ये भी इंदौर है। वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर, तो ये गुजरात का सूरत है। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर, तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये जो जारी किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बात करें नीति आयोग की तो इसका पहले नाम था योजना आयोग।
और योजना आयोग का गठन की बात करें तो 1950 में हो जाएगा और अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। इसके पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो वो 3 राज्य हैं। पहला है यूपी, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है आपका राजस्थान। संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा किस अधिनियम की शुरुआत की गई है? तो उस अधिनियम का नाम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये जो है भारत सरकार के द्वारा संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक कलराज मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई है? तो ये बंगलुरु में लगाई गई है। बात करें बंगलुरु का तो इसको हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। अगला है कि पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पहली ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो भारत का पहला अनाज एटीएम उड़ीसा राज्य में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका शुरुआत मार्च 2020 में किया गया है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर हाल ही में रखा गया है विजयपुरम। अगला है CANI कानी परियोजना किस राज्य के बीच है? तो कानी परियोजना जो है ये 2020 में चलाया गया है और ये परियोजना अंडमान निकोबार और चेन्नई के बीच में है। ठीक है, अंडमान निकोबार और चेन्नई के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? रॉस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है? तो हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। ठीक, राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत जो है ये लोथल में अवस्थित है। लोथल गुजरात में है और ये भोगवा नदी के तट पे अवस्थित थी सिंधु घाटी के समय में। और यहाँ पे जो है डॉक यार्ड यानी पत्तन या बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 में चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकॉन किसे चुना गया है? बात करें यहाँ पे चुनाव आयोग का तो चुनाव आयोग का गठन किया गया है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को जो है हम मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस मनाते हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो अध्यक्ष हो जाएंगे राजीव कुमार। ठीक, और इसका आइकॉन जो है 2024 का वो चुना गया है शीतल देवी और राकेश कुमार को। ठीक, इतना आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में दिया गया है, प्रभावी रूप से किस राज्य ने लागू किया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? तो ये राजस्थान के द्वारा भील प्रदेश का मांग किया जा रहा है। और जो भील है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है? तो ये नेशनल NHAI के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और बात करें NHAI का, तो इसका जो अवधारणा है वो दिया गया था डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? तो प्राथमिक उत्पादक को पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत, जिसका चर्चा आर्टिकल 40 में मिलता है, को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 243 का आई है। ठीक, बात करें केंद्रीय वित्त आयोग, तो केंद्रीय वित्त आयोग की चर्चा 280 नंबर आर्टिकल में किया गया है। पंचायत की चर्चा जो है वो भाग 9 में है, ए से लेकर के ओ तक। ठीक, संविधान का संपत्ति का मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसके आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आयतन जो है वहाँ से बढ़ने लगता है या बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हेस्टिंग की अगर हम समय अवधि की बात करें तो इसका समय अवधि है 1815 से लेके 1805 से 10 तक हो जाएगा इसका कार्यकाल। और लॉर्ड हेस्टिंगस को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंगस की उपाधि किस संधि के बाद दी गई? तो वो संधि थी सुगौली की संधि। और ये संधि जो है वो नेपाल से किया गया था। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई और अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका जो आयोजन था वो नई दिल्ली में की गई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं को सही सुमेलित कीजिए। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया गया। किनिक्स नहीं होगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में। टॉल्स्टॉय फॉर्म होगा, एक मिनट, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये क्रम है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बात करें घर में जो विद्युत परिपथ जोड़ा जाता है वो रहता है समानांतर क्रम में, ये याद रखिएगा। ठीक, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है?
तो ये है कांची का कैलाश मंदिर। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण किया गया था नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा। नरसिंह देव का संबंध जो है वो पल्लव वंश से हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 25। रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये शुरुआत जो है आरपीएफ के द्वारा, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किया गया है। अगला है धन विधेयक, जिसका चर्चा 110वां संविधान में है, 110वां अनुच्छेद में है। संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये हमेशा जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है, जिसको हम लोग साधारण तौर पर बजट कह देते हैं। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? उत्कृष्ट गैस को हम अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं नोवेल गैस। ठीक, यहाँ से आप याद रखिएगा नोवेल गैस, इसका जो ग्रुप है वो है ग्रुप 18। और इस 18वें नंबर ग्रुप को हम लोग कभी कभी जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है बैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में बैलाडीला का खान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन से हैं? तो पहला का अगर हम बात करें बिजली घर का, तो वो हो जाएगा तारापुर, जो कि है महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना 1972 में यूएसए के सहयोग से किया गया था। नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र जो है वो आपका 8वां है, और ये कुडनकुल्लम है, और ये तमिलनाडु राज्य में है, और ये जो है सबसे बड़ा है वर्तमान में। यानी भारत में टोटल 8 परमाणु बिजली संयंत्र लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं तारापुर नहीं, सॉरी, कुडनकुल्लम जो है वो जो है, हाँ सही है, दोनों सही है। तारापुर महाराष्ट्र, यूएसए के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बी एनालॉन्ग पठार किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा था? तो पहला प्रत्यक्ष यहाँ पे पूछा है, तो पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन जो है उनका वो हो जाएगा खेरा सत्याग्रह या खेरा आंदोलन, जो हुआ था 1918 में। अगर पूछेगा पहला किसान आंदोलन, ठीक, तो पहला किसान आंदोलन 1917 का चंपारण हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह है वो गुजरात में गांधी जी के द्वारा किया गया था। किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो वो है जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड। और इसकी स्थापना जो है, शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड में जो है NH1 और NH2 को मिलाने से ग्रैंड ट्रंक रोड बनता है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका यानी विधान परिषद है? तो भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 34 की संयुक्त राष्ट्र संघ
में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 2 वर्ष का होता है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं उत्तक। मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो ब्लड या रक्त को हम संयोजी उत्तक के नाम से, तरल संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो है आपका विभाज्योतक उत्तक। ठीक, विभाज्योतक उत्तक है। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, तो वो होता है पार्श्व उत्तक। ये क्या करता है, ये तने को फैलाता है। ठीक, पौधे का प्राथमिक विकास जो है वो किया जाता है आपको अग्र उत्तक के द्वारा। अगला नंबर 40 क्वेश्चन है, 40वां नंबर की पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं, तो छिलका को हम लोग जो है उसको पोर्स या कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम संवहन बंडल के नाम से जानते हैं। बात करें जाइलम, तो जाइलम जो है जल का वहन करता है और फ्लोएम जो है वो खनिज लवण का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग काष्ठ हृदय के नाम से जानते हैं। काष्ठ हृदय या वलय कह लीजिए, या इसको कभी कभी सारिल भी कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है, तो ये 4 तत्वों से होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस उत्तक के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है, तो वो है उपकला उत्तक, जो कि सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है, तो वो जो पाया जाता है उत्तक उसको हम कहते हैं क्यूबाइड उत्तक। नेक्स्ट है कि विचार करना है, टेंडन मांसपेशियों को अस्थि अथवा दूसरे मांसपेशियां से जोड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, ये भी सही है। देखिए इसका होता है बोन प्लस बोन, BBL, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बोन बोन लिगामेंट। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है, तो ये बोन्स या हड्डी में ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो किसमें भाग लेता है, तो रक्त को जमाने का कार्य जो है वो हिस्टामिन के द्वारा किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है, वो होता है रेखीय प्रसार के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, उसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका उत्तक। क्वेश्चन नंबर 51 है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज या इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का जो पता है वो थॉमसन ने लगाया था।
52वां नंबर क्वेश्चन है कि विचार करना है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, ये सही है, और एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर राइट। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो उन्होंने इसकी खोज जो है वो अल्फा कण के सहायता से किया था। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या कहलाती है? तो उसकी जो कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो वो नकारात्मक होती है। 55 नंबर क्वेश्चन है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं द्रव्यमान घाटा। समस्थानिकों में जो है समान रासायनिक गुण होते हैं, सही है। भिन्न भौतिक गुण होते हैं, ये भी सही है। भौतिक गुण समान तथा भिन्न रासायनिक गुण गलत है ये स्टेटमेंट, यानी आंसर हो जाएगा 1 एंड पहला और दूसरा सही है। कोबाल्ट समस्थानिक CO16 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है? तो ये इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो है सोडियम 37। वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? तो वो होता है ओडोमीटर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करती है? तो ये त्वरण को सूचित करती है। अगला है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये जो है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और इसको हम गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये संवेग सिद्धांत पर कार्य करती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं कूदती मुद्रास्फीति। कूदती मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत के किन 2 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है? तो पहला तो है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और दूसरा है आपका थोक मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए 2 संस्थाएं थी, क्रमशः उनका नाम लिखिए। तो देखिए आय का आकलन जो किया जाता था वो किया जाता था CSO के द्वारा और गरीबी और बेरोजगारी का आकलन किया जाता था NSSO के द्वारा। तो NSSO और CSO को मिला करके बनाया गया NSO, ठीक, और ये 2019 में किया गया। वर्तमान में इस सब का आकलन करता है NSO। अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो 2 हिस्से में बांटा गया है। जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचे रहता है उसे हम लोग कहते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। उसको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारत की GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं।
ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं? तो ये जो है ये सेकेंडरी या द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं? तो वो समष्टि अर्थशास्त्र है या अर्थव्यवस्था है। व्यापक तौर पर अध्ययन करेंगे तो समष्टि, और एक पर्टिकुलर चीज़ पे करेंगे तो वो विष्टि होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक देखिए ये यहाँ पे होगा वित्तीय, एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया था? तो ये पहली बार आय का आकलन स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1949 में पीसी महालनोबिस के द्वारा। पीसी महालनोबिस के द्वारा। भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका तमिल। शास्त्रीय भाषा वर्तमान में कितना है? 11। ठीक। नकटा किस राज्य की पारंपरिक लोकगीत माना जाता है? तो ये है बिहार राज्य की लोकगीत नकटा, और एक है कजरी। कजरी कहाँ का है? यूपी का। नेक्स्ट देखते हैं 75 कि भारत में संगीत विधा को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले को हम कहते हैं भारतीय संगीत और दूसरे को हम लोग कहते हैं कर्नाटक संगीत। ठीक। तो यहाँ पे जो है हमारा टोटल 75 क्वेश्चन समाप्त होता है। इस सब को रिवीजन करते रहिए और देखते रहिए। तब तक मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।